ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही बल्कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस पेन, या जिसको कभी कभी गलती से हम लोग गर्ड का पेन भी समझ लेते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, या उसको और भी कई नामों से जाना जाता है। कई नाम ऐसे होते हैं, जैसे अगर हमें कहीं पेनक्रियाटिक अटैक आया है तो वो भी पेन बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी लंग्स में कोई क्लॉट आ गया, ब्लॉकेज हो गई, तो वो भी बहुत ही इसी तरह का पेन होता है। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? कभी कभी गॉल ब्लैडर का पेन भी, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया है तो वो पेन भी इसी तरह का होता है। बट कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये डिफरेंशिएट करने में आसानी है कि ये गॉल ब्लैडर का पेन है, या ये पेनक्रियाटिक अटैक का पेन है, या ये लंग्स में कोई क्लॉटिंग है, या लंग्स में कोई कोरोनरी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं और बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हैं, बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। सो अगर जीईआरडी का पेन है, जीईआरडी में एसिड रिफ्लक्स होता है, हम सभी जानते हैं। कभी कभी गैस फॉर्मेशन भी होता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा अंतर आता है, हमारे गले में, मुंह में वाटर ब्रेथ होगा, जैसे पानी एकदम आएगा और खट्टा जैसा लगेगा, एसिडिटी जैसी फील होगी, एसिड जैसा फील होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा। तो गले में भी ऐसा फील होगा, आपको जलन फील होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, आपको फूड पाइप में भी लगेगा, आपको यहाँ पर भी जो हमारा स्टमक है वहां भी होगा, प्लस थोड़ा सा नीचे तक भी जाता है। तो ये जीईआरडी में सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा, जब आप आगे की तरफ हल्का झुकते हैं तो क्या होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है। पीछे की तरफ झुकने पे, साइड से लेटने पे, थोड़ा सा रेस्ट करने पर ये पेन कम हो जाता है। लेकिन यही हमारे एंजाइना पेक्टोरिस पेन में ऐसा नहीं होता। हम कोई भी साइड चेंज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बड़ा अंतर मैं आपको बता दूं, और जो एंजाइना का पेन है और गर्ड का पेन है, उसमें सबसे बड़ा अंतर होगा, एंजाइना का पेन हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा होगा, और जो गर्ड का पेन है वो यही होगा, चेस्ट में ही। और वो पेन जो एंजाइना का है वो हमारे जॉ लाइन में, लेफ्ट साइड की जॉ लाइन, हमारा शोल्डर, हमारी नेक, और हमारे ये लेफ्ट साइड की लोअर आर्म तक होते हुए उंगलियों तक जाता है। और वो पेन ऐसा होता है कि आप उसको मेक आउट कर सकते हैं। कभी कभी वो नमनेस भी लाता है। ये किसी भी और तरह की प्रॉब्लम में नहीं होता, ये जीईआरडी में नहीं होता, ये आपके लंग्स के किसी भी तरह के इन्फेक्शन में नहीं होता, क्लॉटिंग में नहीं होता, ये आपके पेनक्रियाटिक अटैक में नहीं होता, ना ही ये आपके गॉल ब्लैडर स्टोन में होता है। तो ये दो तीन जो बड़े अंतर हैं वो मैंने जो आपको बताए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। क्योंकि जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे कि आखिर रीजन क्या है, तब तक हम परेशान होते हैं, हम घबरा जाते हैं। और ये आजकल बहुत ज्यादा, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस के, पेशेंट्स के फोन आते हैं, केसेस भी आते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये डिफरेंशिएट करते हैं जो हमने तीन चार रीजंस बताए हैं। दूसरा, ये 10 मिनट्स में जब आप लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, तो एंजाइना के पेन में कोई रिलीफ नहीं मिलता। वीमेंस में स्पेशली एक बड़ा अंतर इसमें देखने को मिलता है कि वीमेंस में ऐसा लगता है जैसे क्रशिंग हो रही है अंदर, मेरे चेस्ट के डीप पेन है ये बाहर की तरफ नहीं लगता है, ये बहुत डीप लगता है। आप सांस नहीं ले पाते, आप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपके चेस्ट पर हाथी जैसा वजन हो गया है अंदर से। तो ये गर्ड में नहीं होता इतना। गर्ड में आपको जो फीलिंग आती है वो इतना ज्यादा डीप पेन की नहीं आती। तो ये बड़ा एक अंतर है।
दूसरा, अगर हमें इस तरह की फीलिंग आती है तो हमें ये जो सिम्टम हमने बताए हैं कि जॉ लाइन में पेन हो रहा है और हमारी लेफ्ट वाली आर्म में पेन रेडिएट कर रहा है और नमनेस की फीलिंग भी दे रहा है, तो ये फीलिंग हमारे सिर्फ और सिर्फ एंजाइना पेक्टोरिस में आती है। कभी कभी हार्ट अटैक में भी ये सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, होता क्या है ये हार्ट अटैक, कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ब्लॉकेज कितना है? जनरली हमारे पास ऐसे नॉर्मली हम ईसीजी और इन सब नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है जिसको हमें 45 की एज के बाद कराते रहना चाहिए। कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं उसको। कोरोनरी एंजियोग्राफी आपकी एक एक कोरोनरी आर्टरीज को चेक कर लेता है, जो गोल्डन टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें गर्ड का पता करना है तो एंडोस्कोपी। बट स्टिल अगर हमें हार्ट अटैक या ब्लॉकेज का पता करना है तो एक बहुत छोटा सा मैं एक थंब रूल आपको बता रहा हूँ। कई लोग होते हैं जिनको सीढ़ी चढ़ने पर पेन बढ़ता है, घबराहट बढ़ती है, आपको ब्रीथलेसनेस होती है, तो इसका मतलब कि उनके जो ब्लॉकेज है वो 50-60% के आसपास है। रनिंग करने पर बढ़ती है तो वो आप मान लीजिए करीब 70 के आसपास। और अगर वो सिर्फ थोड़ी तेज वॉकिंग में बढ़ती है तो आप 80-90, कभी कभी 95% भी हो सकती है। और जिसको सिर्फ खड़े होने से ही सांस फूलने लगती है, उनका 100% भी वो आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं सडनली, तो ये चेक कर ले, ये सारे सिम्टम्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारे सिम्टम्स हमारे किस तरह के हैं। और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको 100% बता दे कि आपके पास कितना समय है। उसका रीजन मैं एक आपको बताता हूँ। हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें प्लेक इकट्ठा होता है। प्लेक मतलब उसको फैट भी बोल सकते हैं, उसको और भी मॉर्बिड मटेरियल बोल सकते हैं। अगर ये हमने आर्टरी मान ली तो अगर ऐसे वो आता है, ऐसे यहाँ तक, यानी वो आगे तक बढ़ता हुआ और उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, तो ये ऐसे सिकुड़ना शुरू हो जाती है हमारी आर्टरी, क्योंकि डायमीटर तो उतना है बट उसने कहीं कहीं पर प्लेक इकट्ठा किया हुआ है, यानी कूड़े का ढेर एक मान लीजिए इकट्ठा किया हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि कूड़े के ढेर के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। वो जब तक नहीं फटती है तब तक हार्ट अटैक नहीं होता। ये जरूर ध्यान रख लीजिए। इसीलिए कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको नहीं बता सकता आपके पास कितना समय है। इवन किसी किसी का 95% ब्लॉकेज 10-20-30 साल तक भी चल सकता है। अब करना क्या है, हम लोग करते क्या है, डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर का नंबर लेके रख लेते हैं, डॉक्टर साहब मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, आप मेरे डॉक्टर हो गए आज से, और मुझे जब भी हार्ट अटैक होगा तो मैं आपको याद करूंगा। क्या ये पॉसिबल है? जब हार्ट अटैक होगा तो कोई कॉल कर पाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम लोग नोटों की गड्डी में नोट बढ़ाते जाते हैं, रबर टाइट होती जाती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मैं दवा ले रहा हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपको नोट निकालना कम करने होंगे और आपको नोट बढ़ाने नहीं है, वहीं रोक देना है। नोट बढ़ाने का मतलब आप फैट, किसी भी तरह का, दो तरह का फैट होता है, एनिमल फैट और प्लांट फैट, दोनों फैट आपको बंद करने होंगे। अगर आपके हार्ट में लग रहा है कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, ब्लॉकेज बढ़ रही है, कहीं भी ये सिम्टम आ रहे हैं, आप चलने से, दौड़ने से, कभी कभी अस्थमा में भी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती है, लेकिन जब आप रिलैक्स करते हैं या इनहिबिटर पंप्स यूज करते हैं तो आपको रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता। अच्छा, आपके एंजाइना पेक्टोरिस में भी 10-15 मिनट में आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सबसे बड़ी खतरे की घंटी होती है। तो ऐसे समय में हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो मैं आपको बता दूं, लेफ्ट हैंड में हमारे पास एक्यूप्रेशर का एक इतना ज्यादा पावरफुल पॉइंट है जिसको अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेडिसिन है, प्लीज इसको इस तरह से नहीं लीजिएगा।
कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी मेडिसिन का रूप नहीं ले सकती, उसकी जगह नहीं ले सकती। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास में जाएं, लेकिन इमरजेंसी में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है, कोई आसपास नहीं है भी, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देखिए, लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर के नीचे ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप दबाएंगे जनरली तो आपको पता चलेगा ये एरिया दबाना है, ये नहीं दबाना है, ये शोल्डर का है। और ये एरिया आप देखेंगे कि यहाँ पर पेन हो रहा है। अगर आपके कहीं भी ब्लॉकेज है तो ये एरिया आपका, ये एग्जैक्टली ये एरिया आपके पेन करना शुरू कर देगा, और ये बताता है कि कितना ज्यादा ब्लॉकेज है, नंबर वन। दूसरा, आपको लग रहा है कि सांस नहीं आ रही है, स्पाज्म भी हो सकता है हमारी फ्लूइड ट्यूब में, लेकिन स्पाज्म होने पर भी आपको, आप लेटने से या पोजीशन बदलने से आपको रेस्ट मिलेगा। तो ये अगर आप दिन भर में 3-4 बार 2-2 मिनट के लिए नॉर्मली भी दबाना शुरू कर दें तो आपकी ब्लॉकेज खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन कब? जब आप सबसे पहले फैट आगे लेना बंद कर देते हैं, ऑयल लेना बंद कर देते हैं। देखिए, जब आप फैट खाते हैं तो क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, या वो कंज्यूम होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट कब होगा? जब हम एक्सरसाइज करेंगे, कार्डियो की एक्सरसाइज करेंगे, तेज तेज गहरी गहरी सांस लेंगे, वॉक करेंगे, प्राणायाम करेंगे। अगर वो आप नहीं करेंगे तो वो फैट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो, अगर हमें लग रहा है कि हम इस एज में है, 40 के ऊपर है, इवन आजकल तो 25 साल की उम्र में भी, ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली फास्टिंग रखना शुरू कर सकते हैं, फैट रिड्यूस कर दें जितना ज्यादा मिनिमम हो सके। अगर हो सके तो जो हम सब्जी छोंकने में या इनमें भी अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी मिनिमाइज कर दें, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज बढ़ा दें। somebody is there who's not mute, please check your speaker. Okay. और सबसे बड़ी कमी हमसे क्या होती है, हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए हम एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो कोई आप योगा के सेशंस रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्लास रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं, एक ग्रुप आप खुद बना सकते हैं, फिक्स टाइम, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती है हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। और टाइम डिसाइड करें, स्टेप्स डिसाइड करें कि आपको कितने स्टेप्स लेने हैं। कभी कभी हम स्लो चलते हैं तो टाइम तो उतना हो जाता है लेकिन स्टेप्स उतने नहीं होते। सो आपको 8 to 10,000 स्टेप्स बिगनिंग में लेने हैं, आगे चल के आप 12,500 स्टेप्स तक ले जा सकते हैं दिन भर में 2 से 3 बार में। दूसरा, एक चीज और मैं बता दूं जो बहुत जरूरी है, अगर हार्ट अटैक होता है या एंजाइना पेक्टोरस का पेन है तो एक मेडिसिन है, ऑल्दो मैं एलोपैथी का डॉक्टर नहीं हूं बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि उसको जरूर अपने पास रखें, एस्पिरिन। एस्पिरिन की एक टैबलेट पेशेंट को दे दें, लेकिन उसको एलर्जी नहीं होनी चाहिए। एलर्जी हो भी तब भी दे सकते हैं, बिकॉज वो जान बचाने के लिए, एलर्जी से भी बाद में उसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक एस्पिरिन की टैबलेट आपको काफी अच्छा टाइम दे सकती है, हो सकता है कि थोड़े समय के लिए प्लेक को साइड में भी कर दे। तो एस्पिरिन टैबलेट आप अपने डॉक्टर से बात करके जरूर हमेशा अपने साथ रखें। उसको बोलें कि पेशेंट चबा ले, चबा के एक टैबलेट ले ले, उससे एंजाइना पेक्टोरिस का पेन है, इमीडिएटली उसको आराम आना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये वाला पॉइंट जरूर दबाएं। अगर आपको लग रहा है इससे फायदा नहीं हो रहा है तो ये पूरी उंगली हार्ट की ही होती है, इसको आप चबा भी सकते हैं। बोला जाता है कि अगर आपको इसको चबाने से भी अगर जान बचती है तो इसको च्यू कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सारी हार्ट की ही फिंगर होती है। और क्या कर सकते हैं,
सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए है सांस लेते रहना, खांसते रहना। ऑल्दो ये बहुत आसान नहीं है, बट इसको हम कर सकते हैं। सीपीआर का आप वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे तो हम एक सीपीआर का वीडियो, सीपीआर कैसे देते हैं पेशेंट को, वो हम बता देंगे। अभी हमारे पास यहाँ कोई नहीं है, तो सीपीआर का एक वीडियो आप देख लें। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जान बचाने में हेल्प कर सकती हैं। दूसरा, पेशेंट को खुली हवा दें। कोशिश करें वहां आसपास में यू नो लोग ना इकट्ठे हो जाएं, पर्दे बंद ना हो, पंखा चला हुआ हो। और इसमें और क्या होता है, इसमें जो पसीना होता है ना, वो ठंडा पसीना होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक के उसमें कंडीशन में। हमें पसीना आता है और पसीना ठंडा लगता है, गर्मी से नहीं आता हो। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसे इन अंतरों को ध्यान में रखिए। अपने हार्ट की सेहत का ध्यान रखिए। मेडिटेशन करने से, ये रिसर्च में देखा गया है कि मेडिटेशन करने वाले लोगों को हार्ट अटैक, बाकी बीमारियां बहुत होती हैं लेकिन हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं। जो रेगुलर मेडिटेशन करता है, हार्ट अटैक नहीं होते, या कम, बहुत कम होते हैं। तो अपने मेडिटेशन को रेगुलराइज करें, क्लीनिंग को रेगुलराइज करें। अगर आप कोई भी मेडिटेशन नहीं करते हैं तो प्लीज कोई सा भी मेडिटेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये वाला पर्टिकुलरली करें। वैसे रिसर्च में देखा गया है कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो आप इसको रेगुलर करें। और उस समय आपके लिए आपकी सेहत से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स में मैं आपको बता दूं, सारे एंडोक्राइनोलॉजी के पॉइंट आपको दबाने हैं, तो यहां से आप दबाना शुरू करें। हमने पिछले बार भी चार्ट शेयर किया था, आप लोग बोलेंगे तो चार्ट फिर से शेयर कर दिया जाएगा। तो ये पिट्यूटरी होता है, पिनियल होता है, ये थायराइड पैराथायराइड होता है, ये किडनी होती है, और ये पेनक्रियाज होता है, ये हार्ट है, ये पेनक्रियाज है यहाँ तक। और लेफ्ट हैंड में ये स्प्लीन का पॉइंट भी होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको दबाना जरूरी है। और राइट हैंड में यहाँ ये लिवर है, ये पेनक्रियाज है उसी सेम जगह पे, यहाँ गॉल ब्लैडर है, ये किडनी है, बाकी सब सेम है। ये थायराइड पैराथायराइड है, ये पिट्यूटरी और पिनियल है। तो ये पॉइंट अगर आप आधा आधा मिनट से एक एक मिनट रोज दबाते हैं, आप यकीन मानिए आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं कुछ चीजें भी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास हार्ट अटैक के, हार्ट ब्लॉकेज के ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं कराते। उनको पता चल जाता है कि हाँ उनको इतनी ब्लॉकेज है। इवन 93% तक हमने ब्लॉकेज को रिमूव किया हुआ है विदाउट एनी मेडिसिन। तो एक मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था, फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी ले सकता है और यह हर जगह अवेलेबल है। सो एक पान का पत्ता ले, दो छोटी कली अगर है तो दो छोटी कली लहसुन की, अगर एक बड़ी कली है तो बड़ी कली एक ले ले, आधा इंच अदरक ले ले, आधा इंच दालचीनी ले ले, और एक चम्मच शहद। तो पहले शहद के बिना इन सारी चीजों को आप या तो सिलबट्टे पर पीस लें, या आप मिक्सी में पीस लें, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, जैसे भी आप करें, अच्छे से इसको अच्छे से महीन कर लें, इसकी चटनी बना लें। और फिर उसमें शहद मिला लें उंगली से, उंगली आपकी साफ होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान देने की, हाँ, हमने हार्ट का पॉइंट ये बताया, लेफ्ट हैंड में है सिर्फ ये, यहाँ पर, यहाँ अगर आप पेन दबा के भी देखेंगे, ये दोनों के सेंटर में है, इस उंगली और इस उंगली के सेंटर में, ये यहाँ पर, ये हार्ट का पॉइंट है, राइट। सो उसको चटनी बना के मिक्स करके उसमें शहद, अगर डायबिटीज है तो शहद नहीं लेना है, राइट। आप स्टीविया ले सकते हैं थोड़ा, अगर टेस्ट के लिए डालना चाहें तो स्टीविया की लीव्स डाल सकते हैं दो चार। तो और क्या करना है,
ये लेके चटनी बना के इसको चाटने में आपको 30 से 45 मिनट लगाने हैं। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है इसका। ब्लॉकेज आपकी कितनी भी हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी की मेडिसिन नहीं ले सकते, बाकी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, उसके साथ इसको भी करें। इस पर एम्स में स्टडी हुआ है, रिसर्च हुआ है, और उन्होंने प्रूव किया है कि इससे आप एम्स के वीडियो भी देख सकती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, उन्होंने प्रेस रिलीज भी दिया था। सो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, इससे सारी ब्लॉकेजेस खत्म हो जाती हैं। नॉर्मली जितनी नेचुरली होनी चाहिए सिर्फ वही बचती हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कम से कम 30 से 45 दिन तक हमें करना है, और 45 दिन के बाद आप अपना फिर दोबारा से एंजियोग्राफी या जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं वो दोबारा से करा के देखें। ओके, दोबारा से फिर बता देते हैं। एक पान का पत्ता लेना है, आधा इंच अदरक लेना है, अदरक नहीं है तो आधा इंच के बराबर सौंठ पाउडर भी ले सकते हैं, बट अदरक ज्यादा फायदा करता है। ओके। एक पान का पत्ता, है एक पान का पत्ता, आधा इंच अदरक, 2 कली लहसुन की जो छोटी हो, बड़ी हो तो 1 कली, और आधा इंच दालचीनी या उसके बराबर का पाउडर। इसको आप पीस लीजिए और फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए अच्छे से, और उसको आपको 30 से 45 मिनट में धीरे धीरे लिक करना है, अपनी टंग पर चाटना है, उसमें सलाइवा मिक्स करना है और फिर गल्प करना है। ये हार्ट की जो भी आर्टरीज हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिमूव करेगी। तो इसको अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपको कितना फायदा हो जाएगा, आपका हार्ट एकदम जवान हो जाएगा। और साथ में मेडिटेशन करिए, कार्डियक एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, और फिक्स करिए अपना टाइम हर चीज का। जैसे आपको मेडिटेशन कब करना है, आपको एक्सरसाइज कब करनी है, वॉक पे कब जाना है, और जितना हो सके धीरे धीरे स्टार्च की मात्रा, नमक की मात्रा, और जितने भर भी जंक फूड है उनकी मात्रा कम करते जाइए, और उसमें सब्जी, सलाद, फल, इसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। 40 की उम्र के बाद आपको खाना आधा कर देना चाहिए, ऐसा हमारे चरक संहिता में बोला गया है। 50 के बाद 1/3, और 60 के बाद 1/4। अगर फिर भी भूख लगती है तो आप फल, सलाद, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। सो दूसरा, भैया एक क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन अभी लेंगे हम। नहीं अगर सर, गर्ड इसी पे की, पूछना है। ये हाँ मतलब उसके हमें अभी हम क्वेश्चंस लेंगे ना, आप चिंता मत करिए, आपको मौका मिलेगा। जीईआरडी की समस्या के लिए अगर ये सारी चीजें हम करते हैं, और साथ में अगर हम एलोवेरा का जूस 50 ml मॉर्निंग में, 50 ml इवनिंग में, उतने ही पानी में, गुनगुने पानी में, खाना खाने से आधा घंटे पहले लेना शुरू कर देते हैं, तो जीईआरडी की समस्या भी बहुत हद तक खत्म होना शुरू हो जाएगी। प्लस उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो हमने बताए हैं हम शेयर कर देंगे आप लोगों को नेक्स्ट टाइम, या इस वीडियो में यूट्यूब पे भी जब जब ये जाएगा तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। पहले वीडियोज अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारा एक्यूप्रेशर का चार्ट है अवेलेबल। दूसरा, जिनके पास अवेलेबल है एक फ्रूट जो हमने पहले भी बताया था, जिसको हम पेठा बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। डायबिटीज का हम किसी और दिन लेंगे, तो उसमें हम डायबिटीज के लिए, वैसे डायबिटीज के लिए भी अगर ये सारे पॉइंट्स आप प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा उसमें, स्पेशली पेनक्रियाज वाला पॉइंट जो दोनों उंगलियों के बीच में है। राइट, क्योंकि डायबिटीज के सिर्फ पॉइंट दबाने से नहीं, बाकी और चीजें भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो पेठे का अगर जूस हम लेना शुरू करते हैं तो वो एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन चीजें खाना शुरू कर दें, चबा के ज्यादा खाएं, क्योंकि जब तक हम चबा के नहीं खाएंगे, हमारे जो सलाइवा है उसमें जो एंजाइम्स हैं वो ठीक से सीक्रेट नहीं होते और फूड को प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में नहीं ला पाते। सो चबा के खाएं, बिना कुछ कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना है, ये जरूर ध्यान रखें, और भूख से कम खाना खाएं। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, फास्टिंग आप जितना कर सकते हैं,
अगर आपको जरूरत है तो किसी की देख रेख की किसी से पहले बात कर ले, क्योंकि आपको कोई फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें फास्टिंग आप ज्यादा ना कर पाए, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कोई भी कर सकता है. सो दिस इज what I wanted to share with you people. Now we can take the questions.